ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, डेफिनेशन देखेंगे फार्माकोलॉजी की, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग देखेंगे, डोसेज फॉर्म्स, और इंडियन फार्माकोपिया है आईपीसी, इंडियन टैबलेट में कभी देखना आईपीसी लिखा रहता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ड्रग नॉमेनक्लेचर, कौन कौन से ड्रग है, कितना जेनरिक, ब्रांडेड, ये सब नॉमेनक्लेचर्स हैं। एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो कुछ आपको आइडिया होगा, दवा ओरल भी लेते हो आप लोग, आईवी भी लेते हो, तो डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, जैसे फार्माकोलॉजी आपकी केमिस्ट्री में पहला लाइन ये लिखा ही हुआ है कि फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। इसका फार्माकॉन, फार्माकॉन का मतलब है ड्रग, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी। तो ड्रग की स्टडी करना है फार्माकोलॉजी में, फार्माकॉन मतलब ड्रग और लोगोस मतलब टू स्टडी। तो साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द लिविंग सिस्टम, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द लिविंग सिस्टम। डेफिनेशन और अच्छी है वो देखेंगे, साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द लिविंग सिस्टम, ये फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। इट्स अ साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो ड्रग के बारे में जानना है और उसका इफेक्ट देखना है ऑन द लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी के दो पिलर्स होते हैं, वन इज द फार्माकोडायनेमिक्स एंड वन इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। तो डायनेमिक्स मीन्स होता है कि ड्रग का इफेक्ट, एक सिंपल सा चार्ट है, वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है ड्रग का इफेक्ट, जैसे आप पैरासीटामोल दिए फीवर के लिए, तो पैरासीटामोल ने फीवर कम कर दिया, दिस इज द फार्माकोडायनेमिक पार्ट। कैसे कम किया पैरासीटामोल ने, वो देखेंगे, वो सब फार्माकोलॉजी में आता है कि पैरासीटामोल आपने खाई तो शरीर में कहाँ कहाँ गई, दिस इज फार्माकोकाइनेटिक्स। पैरासीटामोल तुमने ओरल खाई, फीवर तुम्हें हो रहा था, फीवर या पैरासीटामोल मान लीजिए आपने पेन के लिए खाई, सर में दर्द हो रहा था तो उसके लिए भी पैरासीटामोल दी जाती है। पैरासीटामोल आपने पेन के लिए खाई, तो पेन तो यहाँ हो रहा था, ड्रग यहाँ तो नहीं ली, ड्रग तो आपने ओरल लिया, वो ड्रग मूव करी होगी, वो ड्रग के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे मूव किए होंगे। अच्छा, कोई भी ड्रग खाते हो तुरंत इफेक्ट तो नहीं आता, इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लेता है ना। तो क्यों टाइम लेता है ये ड्रग, दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक। ड्रग इज मूविंग इनसाइड योर बॉडी, ड्रग मूव करती है बॉडी में, और वो फिर ड्रग जाके जहाँ पे उसको एक्शन करना होता है वहाँ पे एक्शन होता है, दिस एक्शन इज फार्माकोडायनेमिक, एंड जो मूवमेंट होगा ड्रग का, दिस इज द फार्माकोडायनेमिक। सिंपल वर्ड में यही है, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। So it is a scientific study of drug movement, ADME, and its effect power on human body is called pharmacology. ADME एक short form है जिसका नाम है absorption, distribution, metabolism, excretion. इसको आदमी से याद रखिएगा, आदमी। फार्माकोकाइनेटिक्स के चार पिलर्स होते हैं, आदमी, absorption, distribution, metabolism, excretion. तो किसी और लेक्चर में देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स का अलग लेक्चर है, विल सी दैट। तो काइनेटिक्स, मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट है। फार्माकोकाइनेटिक्स इज आल्सो नोन एज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसकी मतलब समझिए, बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ। ड्रग आपने ली, बॉडी ने ड्रग के साथ किया ना, बॉडी आपकी ड्रग को इधर से उधर किया, मतलब पहले ड्रग एब्जॉर्ब हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई, मेटाबॉलिज्म, तो बॉडी ने ये सब काम किया। बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, बॉडी के अंदर प्रोसेस है। लेकिन फार्माकोडायनेमिक इसका उल्टा हो जाएगा, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। क्यों? क्योंकि अब ड्रग ने अपना इफेक्ट किया है बॉडी में, दिस इज द फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक्स हुआ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बिकॉज बॉडी इज मूविंग द ड्रग एवरीवेयर। बॉडी मूव कर रही, बॉडी मूव करा रही है ना ड्रग को। क्लियर, सिंपल, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, ड्रग लिया हमने, ड्रग कैसे मूव करी, दिस इज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब ड्रग का इफेक्ट आया है बॉडी में, ड्रग का इफेक्ट बॉडी में आया, तो इसका मतलब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। तो ड्रग, अब ड्रग ने बॉडी पे इफेक्ट डाला है ना। आपको मान लो बॉडी में पेन हो रहा था, अब ड्रग ने पेन को कम कर दिया, दिस इज द फार्माकोडायनेमिक। क्लियर, ठीक है सबको, समझ में आ रहा है सबको ना? कोई दिक्कत हो बता दो। ठीक, दो चीज है, ड्रग की डेफिनेशन। ड्रग की डेफिनेशन पहले ऐसे दी गई थी
ये जो लिखी है पहले, एनीथिंग केमिकल सब्सटेंसेस दैट इंटेंडेड टू यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड डिजीज ऑफ लिविंग सिस्टम। लेकिन ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी, इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और विटामिन्स इंक्लूडेड नहीं थे। इसके बाद WHO ने नई डेफिनेशन दी, आप लोग जो किताब में लिखा होगा WHO की डेफिनेशन, तो यू हैव टू रिमेंबर WHO डेफिनेशन ओनली। और WHO की डेफिनेशन ये दी थी, जो ड्रग की डेफिनेशन WHO ने दी थी, एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू एक्सप्लोर और मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम ना, वो कोई पैथोलॉजी थोड़ी ना, डिजीज थोड़ी ना है, वो तो नॉर्मल बॉडी का वो है। तो इसीलिए इसमें फिजियोलॉजिकल सिस्टम इंक्लूड किया गया ताकि प्रेगनेंसी इंक्लूड हो पाए। फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। तो ये ड्रग की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फार्माकोलॉजी में ड्रग की डेफिनेशन WHO की बाय हार्ट ऐसे ही याद होनी चाहिए। ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू यूज टू एक्सप्लोर और मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है? क्लियर? ठीक। अब हम देखते हैं, जो हम आपको समझाना की कोशिश कर रहे थे, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट इज फार्माकोडायनामिक, वो देखते हैं कैसे हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रग आपने लिया, सपोज यू हैव टेकन द पैरासिटामोल। पैरासिटामोल यू हैव टेकन ओरली। हम ओरल ड्रग की बात करेंगे, हम IV की बात नहीं कर रहे हैं, हम पायरेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ओरल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। पैरासिटामोल आपने ओरल लिया, पैरासिटामोल ओरल लोगे तो कहाँ जाएगी? माउथ से इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, ऐसी जाएगी। ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या? स्टमक से इंटेस्टाइन से होते हुए स्टूल में चली गई, दिस इज एब्जॉर्प्शन। स्टमक से एब्जॉर्ब होना मतलब सेल से एब्जॉर्ब होना, मतलब अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होना, दिस इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाना, दिस इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो ड्रग आपने लिया, तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक में आदमी था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो ये फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट है। ड्रग आपने लिया, एब्जॉर्ब हुई, दिस इज द पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, नॉट फार्माकोडायनामिक। ठीक है। तो पहले ड्रग एब्जॉर्ब हुई, तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक। फिर ड्रग एब्जॉर्ब हुई, ब्लड में गई, ब्लड में जाने के बाद जहां पे भी अगर हेडेक हो रहा हो तो ब्लड से हेडेक में चल जा सकती, वहां पे जा सकती है CNS में, यस और नो? कहीं भी अगर ड्रग को भेजता हो, ब्लड के थ्रू भेजा सकता है, ब्लड तो हर जगह जाता है। तो दिस इज द ब्लड, फिर डिजायर्ड साइड में गई, डिजायर्ड साइड पे गई, दिस इज द फार्माकोडायनामिक, मतलब अब जहां पे इफेक्ट चाहिए वहां पे एक्शन आ गया, तो व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, दिस इज द इफेक्ट। ठीक है? इस समझ में आ रहा फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्लियर है? पैरासिटामोल लिया, पहले पैरासिटामोल एब्जॉर्ब हुई, फार्माकोकाइनेटिक पार्ट हुआ, फिर पैरासिटामोल जाके एक्शन करी, दिस इज द फार्माकोडायनामिक पार्ट। क्लियर? कुछ और डेफिनेशंस हैं फार्माकोलॉजी में। फार्माकोथेरेपेटिक्स जैसे होता है यूज ऑफ ड्रग टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द डिजीज, तो डिजीज को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो उसके लिए फार्माकोथेरेपेटिक्स है। फार्मेसी एक डेफिनेशन है। कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी जैसे आपने एंटीबायोटिक्स का सुना होगा, एंटीबैक्टीरियल सुना होगा, तो वो कीमोथेरेपी में आ जाएगा। और टॉक्सिकोलॉजी है, एसेंशियल मेडिसिन है। एसेंशियल मेडिसिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इनको बाईपास मत करिएगा। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप बाईपास मत करिएगा डेफिनेशंस को। आप डोज दैट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ द पर्सन। एसेंशियल मेडिसिन का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए आपके घर में BP और शुगर के मरीज है, ठीक है, तो आपके लिए एसेंशियल मेडिसिन जो होगी वो BP और शुगर की मेडिसिन जो होगी वो एसेंशियल मेडिसिन हो गई, वो आपके घर के लिए। किसी के घर में सिर्फ BP का मरीज है, उसके लिए एसेंशियल मेडिसिन BP की मेडिसिन होगी, दिस इज द एसेंशियल मेडिसिन। दोज दैट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम बात करें यूपी में अगर यूपी में डेंगू ज्यादा है तो डेंगू के लिए जो मेडिसिन हैं वो एसेंशियल मेडिसिन होगी यूपी के लिए। तो सब एरिया के लिए अलग अलग एसेंशियल मेडिसिन होंगी, ठीक है। Those that satisfy the healthcare need of majority of the population, they should be available at all time. BP और शुगर की मेडिसिन जैसे है हमेशा रहनी चाहिए आपके घर में, yes or no? Yes sir. This is the essential medicine. ठीक? जैसे आयरन एंड फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी में आयरन एंड फॉलिक एसिड इज एसेंशियल। ओवर द काउंटर
ओवर द काउंटर जैसे आप चले जाते हो केमिकल स्टोर, केमिकल शॉप में, वहां पे आप उससे बोलते हो सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, तो जो दवाई इसने दिया दैट इज द ओवर द काउंटर। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर से आपने प्रिस्क्राइब नहीं करवाया एंड यू हैव टेकन द मेडिसिन, दैट इज द ओवर द काउंटर ड्रग, ओटीसी भी कहा जाता है। सिंपल फॉर्म में से ओटीसी ड्रग भी कहा जाता है। तो आर द ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड टू अ पेशेंट विदाउट द नीड ऑफ द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। पैरासिटामोल कैन बी सोल्ड विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी सोल्ड, जैसे एजिथ्रोमाइसिन कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। पैरासिटामोल इट कैन बी सोल्ड, तो वो मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, ठीक है, पैरासिटामोल कैन बी टेकन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अगर फीवर है पैरासिटामोल यू कैन टेक, दिस इज द लीगल थिंग। लेकिन अगर इफ यू आर टेकिंग एजिथ्रोमाइसिन आल्सो विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज नॉट द लीगल थिंग। है समझ गया? तो देयर आर सम ड्रग्स व्हिच द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कि दिस आर द ओटीसी ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग, यू कैन टेक दैट। ठीक है, क्लियर। डोसेज फॉर्म की बात करते हैं। डोसेज फॉर्म, आप किस फॉर्म में ड्रग को ले रहे हो? सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो, सॉलिड फॉर्म जैसे टैबलेट होती है, लिक्विड फॉर्म में जैसे सिरप देखा होगा आपने बच्चों के लिए। सॉलिड में कौन कौन सी है? पाउडर, टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल, लोजेंजेस, सपोजिटरीज, तो बहुत सारे हैं। लोजेंजेस नाम सुना है? लोजेंजेस है? जैसे थ्रोट इरिटेशन हो तो लोजेंजेस लेते हैं, है ना, वो आती है ना, कौन सी? स्ट्रेप्सिल्स, दिस इज द लोजेंजेस। ठीक है। सपोजिटरीज सुना? यस सर। व्हिच द ड्रग कैन बी गिवन थ्रू पर रेक्टल, दिस इज द सपोजिटरीज। ठीक है, ठीक। लिक्विड सेमी सॉलिड, लिक्विड में सस्पेंशन, एलिक्सर, ड्रॉप, लोशन। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो 1 ईयर 2 ईयर के होते हैं उनको ड्रॉप्स में होती है, ड्रॉप्स में मेडिसिन होती है, और जो थोड़े बड़े होते हैं उनका फिर हम लोग ऐसे लोशन, इंजेक्शन तो नहीं, मतलब सिरप में कहते हैं, सिरप में कहते हैं। ड्रॉप्स में उनको वी हैव टू मेजर द डोज आल्सो, इसीलिए ड्रॉप्स उनका होता है, ड्रॉप्स छोटे छोटे होते हैं तो डोज मेजर कर लेते हैं। और जो बड़ों के लिए है वो सिरप्स है, एक्वा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एलिक्सर, ड्रॉप्स, लोशन, इंजेक्शन। ठीक है। सेमी सॉलिड जैसे आपने लगाया, पेस्ट लगाया, ऑइंटमेंट, पेस्ट, ये दिस इज द चार्ट। अब ये चार्ट को बना के आपको लगाना पड़ेगा, तभी याद होगा, नहीं तो भूल जाओगे कि एग्जाम्पल कौन से थे। और डोसेज फॉर्म क्वेश्चन होता है, प्रोबेबल क्वेश्चन होता है एग्जाम में आने का, वेरियस डोसेज फॉर्म। और एक लास्ट इनहेलेशन में सुना है किसी को कोई ड्रग? कौन सी ड्रग इनहेलेशन से देते हैं? अस्थमा की ड्रग से, नेबुलाइजेशन से देते हैं। हाँ, बेटाडिन, डोलिन, वो भी दिया जाता है इनहेलेशन से, है ना। आपने इनहेलर देखा? तो वो इनहेलेशन से। ठीक है। सोर्सेज ऑफ ड्रग। अब ड्रग हमारे पास जो आई है, जो ड्रग हमारे पास है वो कहाँ से हम निकालते हैं? एक तो ये है कि प्लांट से निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म नहीं होती है। जैसे प्लांट से मॉर्फिन निकाली जाती है, मॉर्फिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ओपियोइड है, बाद में देखोगे अच्छे से। एनिमल्स से जैसे थायरोक्सिन, इंसुलिन पहले एनिमल से निकाली जाती है, अब एक बायोलॉजिकल इंसुलिन भी आती है, मतलब ह्यूमन बीइंग से भी निकाली जाती है। ठीक है। बीटा सेल्स से को आइसोलेट करके ह्यूमन बीइंग से भी निकाली जाती है। क्या डिफरेंस होगा एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग से निकालने में? हाँ, कोई डिफरेंस पड़ेगा? अगर हम वाई टू यूज ह्यूमन, यूज द एनिमल्स, क्या डिफरेंस पड़ेगा? हाँ, क्या बोला था? हाँ, तो एलर्जिक रिएक्शंस कम होंगे, क्योंकि आपने ह्यूमन बीइंग का ही निकाला है, तो एलर्जी कम होगी, कंपैटिबिलिटी कम अच्छी होगी, सही बात है। और अप्रूवल या बॉडी एक्सेप्टेंस अच्छा होगा, यू कैन से दैट। ठीक है।
तो थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, माइक्रोब्स एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, ये एक माइक्रोब से निकाल के दूसरे माइक्रोब्स के ऊपर यूज करना, दिस इज द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन ये होती है, वी सिंथेसाइज द drug from one organism and using the drug for another organism, this is the definition of antibiotics होती है, ठीक है। मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन ह्यूमन बीइंग से, जैसे अब ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन भी अब ये ह्यूमन बीइंग से भी आइसोलेट किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द सोल। ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग, इसमें ये जो इंडियन फार्माकोपिया होगी इसमें एक ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन होगी, एक पूरी इतनी मोटी किताब होती है, उसमें एक ड्रग को सर्च करोगे तो सारी किताब उसके सब कुछ पता चल जाएगा कि ड्रग के बारे में क्या क्या है। एन ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग विद देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन फॉर यूज पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। तो एक उस लिस्ट है, जैसे आपकी केडीटी है, ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन है, वैसे ही इसमें भी है, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम वैलिड है, वो कोई कुछ उसमें गड़बड़ नहीं हो सकता। केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज़ें होती हैं। टेस्ट फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें, डोसेज फॉर्म्स या किसमें इंडिकेशन है, सब कुछ लिखा रहता है इसमें। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फार्माकोपिया, हमारे पास जो फार्माकोपिया है वो इंडियन फार्माकोपिया है, और एक ब्रिटिश फार्माकोपिया भी होता है। जैसे आप कभी कोई दवा का पत्ता देखना, उसमें आईपी और सीपी लिखा रहता है, किसी किसी दवा में आईपी लिखा रहता है, किसी किसी दवा में सीपी लिखा रहता है। तो आईपी इज इंडियन फार्माकोपिया, मतलब उस दवा की जानकारी आपको इंडियन फार्माकोपिया में मिल जाएगी, दैट इज उसका मतलब ये होता है। अभी कभी किसी पत्ते में देखना, किसी भी ड्रग में, किसी भी दवाई के पत्ते में घर में होगा, उसमें देखना आईपी लिखा है कि सीपी लिखा है, बीपी, इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी लिखा है कि बीपी लिखा है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और एक यूएसपी नहीं लिखा रहता ज्यादातर, आईपी और बीपी इसी में होता है, यूएसपी नहीं होता है, ठीक। ये 3 फार्माकोपिया होते हैं, और यूरोपियन फार्माकोपिया, बट ये भी नहीं लिखा रहेगा, आपको आईपी और बीपी ही मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब ये समझ तो केमिकल नेम, जेनरिक नेम, ब्रांड नेम। जैसे मान लो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल डोलो के नाम से भी आती है ना, और किसी कंपनी से पैरासीटामोल आती है, डोलो और कैलपॉल सुना है, दैट इज ऑल्सो हैविंग पैरासीटामोल, राइट और रॉन्ग, राइट ना। तो पैरासीटामोल में ठीक है, डोलो भी है, कैलपॉल भी है, और भी कंपनीज होंगी ना। तो पैरासीटामोल, ये जो डोलो और कैलपॉल है, दिस इज द ब्रांड नेम, ये कंपनी का नाम है ना, कंपनी ने अपना नाम दिया है। मान लो कोई नोवार्टिस कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उसने अपना एक नाम दिया है कि मैं इस नाम से, जैसे कोई बिस्किट ही मान लो आ रही है, कोई नमकीन आ रही है, हल्दीराम की भी भुजिया आती है या किसी और चीज़ की भुजिया आती है, अलग अलग कंपनी की आती है ना, तो उन्होंने अपना नाम दिया, भुजिया तो वही है ना, है कि नहीं। तो वही चीज़ इसके साथ है, चीज़ वही है, ब्रांड अलग अलग है। तो ब्रांड अपना, अब एक ब्रांड 10 रुपये की वो गोली बेच रहा है, एक ब्रांड 1 रुपये की वो गोली बेच रहा है, ठीक है। तो लेकिन बस ब्रांड का अंतर है, और चीज़ वही है। क्या एक्चुअली चीज़ वही होती है? लेकिन कोई भी अगर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ब्रांड चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है। ब्रांडेड चीज जो कोई पहन रहा है और नॉन ब्रांडेड, तो डिफरेंस इज देयर, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे जेनरिक नेम, आप जेनरिक का नाम सुना है? इतना जेनरिक हो रहा था कि जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन में जेनरिक नेम डालिए, प्रिस्क्रिप्शन में जेनरिक, आपने नहीं सुना होगा। एक चीज आई थी, अभी भी है, कि यू हैव टू राइट प्रिस्क्रिप्शन इन जेनरिक नेम। व्हाट इज जेनरिक नेम? जो सॉल्ट का नाम है वो जेनरिक नाम है। जैसे पैरासीटामोल, सॉल्ट पैरासीटामोल लिखिए, लेकिन पैरासीटामोल उसका जो
आपको ब्रांड नेम और जेनरिक नेम समझ में आ गया? नाउ यू आर क्लियर कि ब्रांड नेम क्या होता है, जेनरिक नेम क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब एक केमिकल नेम क्या होता है वो भी सुन लीजिए। पैरासिटामोल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो आप लोग ध्यान नहीं देते हो। पैरासिटामोल पता है, पैरासिटामोल गोली, पैरासिटामोल अगर सोचोगे आप तो एक गोली आपके दिमाग में आएगी, यस और नो? लेकिन वो गोली जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जैसे केमिकल स्ट्रक्चर, बेंजीन या जो भी है, वो केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? एन एसिटाइल पैरा अमाइनो बेंजोक्विनोन, ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर। अब ये केमिकल स्ट्रक्चर तो नहीं लिख पाएगा हर कोई, या याद ही नहीं रख पाएगा इतना। दैट्स वाई जेनरिक वाला। तो जेनरिक, केमिकल और ब्रांड, ये तीन नाम समझ में आ गया? यस है, ठीक है। तो जेनरिक को नॉन प्रोप्राइटरी ऑब्लिक ब्रांड नेम इसमें आना चाहिए था, ब्रांड नेम यहाँ नहीं होगा। केमिकल नेम, ये ब्रांड नेम यहाँ नीचे आएगा। केमिकल नेम साइंटिफिक नेम हो गया जो मैं समझा रहा था, एन एसिटाइल पैरा अमाइनो बेंजोक्विनोन, ये ब्रांड नेम को नीचे आएगा, ये हटा दिएगा। जेनरिक और नॉन प्रोप्राइटरी इज एन एब्रिविएशन ऑफ द केमिकल नेम एंड ऑफ शॉर्ट नेम, इजी टू प्रोनाउंस। जैसे पैरासिटामोल इज इजी टू प्रोनाउंस, अगर आप बोलोगे पैरा अमाइनो बेंजोक्विनोन, ये प्रोनाउंस करो, सब जन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ट्रेड नेम ऑल्सो नोन एज ब्रांड नेम, वो ब्रांड नेम वो तो और सिंपल होगा ताकि कैची हो, डॉक्टर आराम से लिख पाए उसको, वैसा होना चाहिए ना वो, ठीक है। तो इज सेलेक्टेड बाय द ड्रग कंपनी सेलिंग द प्रोडक्ट, यही मैं बोल रहा था कि ब्रांड नेम सेलेक्टेड बाय द ड्रग कंपनी, ड्रग की कंपनी। अब समझ में आ क्लियर सबको? ब्रांड, जेनरिक और केमिकल, ब्रांड, जेनरिक, केमिकल, तीन नेम है, ठीक। ड्रग नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू राइट दीस थ्री नेम्स, ब्रांड, जेनरिक एंड केमिकल। तो केमिकल नेम एन एसिटाइल, अब हम पैरासिटामोल का एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको। दिस इज केमिकल नेम, दिस इज जेनरिक नेम एंड दिस इज ब्रांड नेम। अब किसी को प्रॉब्लम? एक बार देखिए, एनी डाउट? अगर किसी को डाउट है तो बताएं, ठीक है? है एमसीक्यू क्या था तुम लोग? तो वो क्वेश्चन पेपर में कितने एमसीक्यूज आते हैं? ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया? रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बस ये लास्ट टॉपिक है। रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि रूल्स ऑफ वेरियस रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे बहुत सारे आप लोगों को पता ही है। हाँ, कौन कौन सा बताओ? सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ओरल, रेक्टल और टॉपिकल और इनहेलेशनल और सबलिंगुअल और ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल नाम सुना है? जैसे जो पैच लगाया, पैच कभी देखा है? कोई चीज का पैच देखा है? एनी एग्जांपल? कोई एग्जांपल किसी पैच? हाँ, कौन? नहीं, ईसीजी बेटा, तो दैट इज द, मैंने, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग। ऐसा पैच हो जो जिसके अंदर ड्रग हो, ईसीजी के अंदर ड्रग नहीं होती है। मैं जो बात है किसकी, उसके अंदर ड्रग नहीं होती है। वो जो कौन के लिए यूज करते हो वो पैच नहीं है एक्चुअली, वो उसी बैंडेज की तरह है। जैसे अब आप कहोगे बैंडेज भी एक पैच है, नहीं ऐसा नहीं है ना, वो एक बैंडेज है बस, इट्स लाइक अ बैंडेज ओनली, और कुछ नहीं है। कोई एग्जांपल पैच का किसी को पता है? हाँ, हम मेडिसिन की तो बात करें, कौन सी मेडिसिन? मैं ही तो वही पूछना चाह रहा हूँ। मैं तो ट्रक की बात करूँगा, है लोकल पेन। नाम बताओ, मेडिसिन का नाम बताओ कि कोई मेडिसिन का नाम बताओ जो उस पैच में होती हो और उससे ये फायदा होता हो। भाई पैच है तो एक ऐसा पैच होंगे जो ड्रग को रिलीज, तभी तो हम इसमें बात कर रहे हैं, तो बात ही क्यों करेंगे। इसको टर्म लोग आया था ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम, TTS, ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम। तो
according to you, this is better or not better when you compare with the other routes of drug administration? ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है? और किसी अदर से कंपेयर करें तो चलिए अभी आप बताओगे। पहली बात, ट्रांसडर्मल पैच बहुत सारे तरह के आते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम बता दें, आपने मोशन सिकनेस का नाम सुना है? जब आप ट्रैवल करते हो तो वॉमिटिंग होती है, दिस इज द मोशन सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस अलग चीज होती है, वो कब होती है? हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो अर्ली मॉर्निंग में सिकनेस होती है, अर्ली मॉर्निंग में वॉमिटिंग होती है, दैट इज द मॉर्निंग सिकनेस। हम मोशन सिकनेस की बात कर रहे हैं, जब मूवमेंट होता है तब ट्रैवल करते वक्त, उसमें उसके लिए एक पैच अप्रूव्ड है स्कोपोलामीन का। स्कोपोलामीन एक ड्रग है, उसके लिए एक पैच अप्रूव्ड है जो ईयर पिन्ना पे लगाते हैं। ईयर पिन्ना के पीछे ये जो मैस्टोइड बोन दिख रही है, यहाँ पर हम एक पैच लगाते हैं। ट्रैवल करने से पहले उसको वॉमिटिंग होगी नहीं, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें ये पता चलता है कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में, क्योंकि हमको यही तो यूज़ ही करना है। और एक्चुअली में आप लोग हॉस्पिटल में तो ड्रग ही यूज़ करोगे ना। आप लोग को ड्रग के बारे में पता होगा, तो इफ़ यू आर विजिलेंट की अगर आपको पता है कि इस ड्रग से ये हो सकता है, तो हो सकता है आप, जैसे मान लीजिए अगर किसी को आप ATT चल रही है, ATT समझते हो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर टीबी की ड्रग, टीबी की ड्रग अगर किसी को चल रही है और टीबी की ड्रग चलने के बाद उसका कोई पेशेंट मैंने वार्ड में ही है, इफ ही और शी कंप्लेनिंग ऑफ द रेड यूरिन, तो कम से कम डरोगे नहीं अगर आपको पता होगा तो। नहीं तो रेड यूरिन होगा तो सोचोगे कहीं ब्लीड हो रहा है, लेकिन टीबी की ड्रग की वजह से भी रेड यूरिन होता है, जैसे एम्फिसिन की वजह से होता है डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन। तो अगर आपको पता हो, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है और कोई बात नहीं है। फार्माकोलॉजी इसीलिए पढ़ाई जा रही है आपको कि आपको पता हो ताकि किस तरह से ड्रग देनी है। जैसे कोई कोई ड्रग जो होती है रैपिड आईवी बोलस रैपिड आईवी दी जाती है, कोई कोई ड्रग आराम से दी जाती है, स्किन टेस्टिंग करके दी जाती है कोई कोई ड्रग कि एलर्जी ना हो, है ना, ये सब सीखना। तो ये डिफरेंट रूट्स इसमें दिख रहे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन जो है वो ऐसे बनाइएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर हम क्लासीफाई किए लोकल में और सिस्टमिक में, हम ऐसे क्लासीफाई करेंगे। सिस्टमिक को दो में डिवाइड करेंगे, एंट्रल, एंट्रल मींस इंटेस्टाइन, एंट्रल मतलब इंटेस्टाइन। कोई भी ड्रग इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगी, जैसे ओरल रूट देते हैं इंटेस्टाइन, रेक्टल रूट देते हैं, तो जो भी ड्रग इंटेस्टाइन में जाएगी वो एंट्रल हुई, और जो भी ड्रग इंटेस्टाइन के बाहर जाएगी, कोई एग्जाम्पल जैसे आईवी अगर ड्रग दोगे, आईवी दोगे या आईएम दोगे, तो क्या वो ड्रग इंटेस्टाइन में जाएगी? यस और नो? डायरेक्टली यू आर गिविंग इंट्रावीनस, वीनस से कहाँ गई? ब्लड में, ब्लड से कहाँ गई? हार्ट में, हार्ट ने पंप कर दिया सब जगह। जो काम आप ओरल से करा रहे थे वो काम आप आईवी से करा दिए, तो ज्यादा अच्छा ओरल होगा कि आईवी होगा? यस ना? तो इमरजेंसी में कौन सा रूट यूज करो? सिंपल, ठीक। ओरल रूट, हाँ, लेकिन अगर हम बात करेंगे कंप्लायंस की, तुमसे कहेंगे तुम ओरल लगा लो, तुमसे कहेंगे तुम टैबलेट खा लो या तो पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगा लो। अगर तुम बैठे हो तो तुम पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगवाओगे? कहोगे जब हम सही सलामत है तो दे दो, टैबलेट ही खा लेंगे, है नहीं? तो ये चीज, तो पैरेंटल नॉट थ्रू इंटेस्टाइन। अब पैरेंटल में आप जो अभी दिख जाएगा, एंट्रल थ्रू इंटेस्टाइन, ओरल, रेक्टल, ठीक है। रेक्टल में भी लार्ज इंटेस्टाइन में तो आएगा कोलोन, है, ठीक है। पैरेंटल नॉट थ्रू इंटेस्टाइन, इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल में इंट्रावीनस, सबक्यूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन इंजेक्टेबल, नॉन इंजेक्टेबल में सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल इज व्हाई सबलिंगुअल इज पैरेंटल। सबलिंगुअल कहाँ देते हैं? तो इट शुड बी पैरेंटल और इट शुड बी एंट्रल, इट शुड कम अंडर। तो हाँ, तो हाँ हाँ, ठीक है। जैसे
एंजाइना का अटैक आता है, एमआई का अटैक आता है, तो कहते हैं जीभ के नीचे दवा रख लो एक, देखेंगे क्या कौन सी दवा रख लो, हाँ नाइट्रोक्लोरोक्विन, ठीक है। तो वो जीभ के नीचे रख लिया। वो क्या होता है कि यहाँ पे सबलिंगुअल वेन्स होती हैं जो कि कम्युनिकेट करती हैं डायरेक्टली विद द सुपीरियर वेना केवा, और वो डायरेक्टली चली जाती है आपकी टू द हार्ट में। तो जब हार्ट में चली गई तो हार्ट से तुरंत इफेक्ट आएगा, इसीलिए हम सबलिंगुअल को इसमें डाले हैं पारेंटल में, नॉट इन द एंट्रल, क्योंकि इंटेस्टाइन में नहीं गई, ब्लड में डायरेक्ट एंटर की है वो, ठीक है। इफेक्ट आ गया है, यू डोंट वांट एनी फर्दर इफेक्ट, जस्ट स्पिट इट आउट, उसको बाहर निकाल दो, थूक तो बाहर कर दो। भाई आपको पेन में रिलीफ हो गया, थूक तो बाहर कर दो। अगर एक बार गोली खा गए तो आधी गोली बाहर तो नहीं निकाल पाओगे ना। ये सब फायदे हैं सबलिंगुअल के, समझे। नेजल इनहेलेशनल, नेजल आपने वो एक आता है ऐड भी, ऐसे स्प्रे करने वाला नहीं होता है, एक ऐड भी आता है, आपने ऐड देखा होगा। विक्स इनहेलर भी है, ज़ाइलोमेटाजोलिन का नेजल स्प्रे आता है, उसको स्प्रे कर दो तो नाक बंद जो होती खुल जाती है, वो वाला स्प्रे भी आता है, तो ऐड भी आता है उसका। इनहेलेशनल आपको हर देखा ही होगा हर जगह, इनहेलेशनल क्या क्या होता है जैसे, वो सब आप बात है, ठीक है। इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर हो गया, ओरल, रेक्टल। अब लोकल, लोकल में कौन कौन से हैं? टॉपिकल है, टॉपिकल जैसे आईज में डाल दिए, ईयर्स में डाल दिए तो भी ज़्यादा टॉपिकल, ठीक है। इंट्रा आर्टीरियल भी लोकल में होता है, इंट्रा आर्टीरियल आर्टरी में डाल रहे हैं तब भी लोकल में है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एरिया को वो एनेस्थीसिया में मेनली यूज करते हैं, लोकलाइज द इफेक्ट, ताकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनेस्थीसिया हो जाए, तो एनेस्थेटाइज हो जाए तो उसको ऑपरेट करने में आसानी है। बस इतने में ही एक पर्टिकुलर एरिया को करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए लोकल में लिखा है इंट्रा आर्टीरियल। इंट्राथीकल, इंट्राथीकल समझते हो? हाँ, इंट्राथीकल सुना है? स्पाइन जैसे, हाँ, जो थीकल इंट्राथीकल स्पेस होती है, सब एराक्नॉइड स्पेस होती है जहाँ पे सीएसएफ फ्लो करता है, वहाँ पर हम इंजेक्ट करते हैं ताकि सीएसएफ में ड्रग रहे और सीएसएफ के थ्रू ब्रेन और डिफरेंट नर्व्स में वो एनेस्थेटाइज हो जाए कुछ देर के लिए। तो ये हो गया इंट्राथीकल। तो ये सब लोकल में आता है, ये एंट्रल में आता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको इधर उधर नहीं करना है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एग्जाम में जो बोलते चलो जैसे पूछा जाता है ना कॉमनली, वो मैं फोकस करता रहूँगा। अब बाकी मुझे क्वेश्चन पेपर दिखा देना तो मैं एक क्वेश्चन बैंक भी बना के लाऊंगा उस टॉपिक का, मतलब ये टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि और आप अच्छे से ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मुझे ये चीज़ें ढंग से पढ़नी है, फिर मैं उसमें क्वेश्चन छाट के उसके साथ अटैच कर दूँगा। जैसे अभी अटैच किया था आपका 3 लेक्चर है, अटैच किया था ना 3 लेक्चर है, तो आपको ये दिमाग में आएगा कि 3 लेक्चर है, इसमें 3 घंटे पढ़ना इसी को बस है, ऐसे अटैच है। और बाद में एक रैपिड एमसीक्यूज का वो भी कर लेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, अगर मुझे क्वेश्चन पेपर दे दोगे तो कि रैपिड एमसीक्यूज जनरल एमसीक्यूज हम लगा देंगे इस टॉपिक के लिए, एमसीक्यूज पोस्ट लेवल है तो उसको आप फिर हम पूछेंगे एक दो जन से उस एमसीक्यूज का आंसर करेंगे। लेकिन वो जब हमको दो भी कुछ तब हम नहीं तो फिर हम एमबीबीएस वाला लगा देंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। फैक्टर गवर्निंग द चॉइस ऑफ ड्रग्स, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से देना है, साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, अगर सिस्टमिक इफेक्ट चाहिए कि लोकल इफेक्ट चाहिए, है ना। कहीं अगर आपको ऊपर से पेन हो रहा है, मतलब कोई स्किन कंडीशन है, यू वांट द लोकल इफेक्ट ना, तो लोकल ड्रग दोगे, क्यों सिस्टमिक दोगे, है ना। कोई कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो लोकलाइज होते हैं तो उसमें हम एंटी फंगल ड्रग नहीं लगा देते हैं, ठीक हो जाता है। कुछ फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फैले होते हैं तो फिर सिस्टमिक देना पड़ता है। तो साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन की क्या आप चाहते हैं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, अब वो ड्रग किस फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में ड्रग होगी तो उसको मोड़ के सॉलिड थोड़ा बना लोगे, लिक्विड फॉर्म में तो सिरप देना पड़ेगा, गैस फॉर्म में है जैसे इनहेलेशनल देना पड़ेगा, यस और नो। रैपिडिटी विद रिस्पांस इज डिजायर्ड, रूटीन ट्रीटमेंट और इमरजेंसी है, अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट लैंड अप किया तो उसको क्या ओरल खिलाओगे, लो खाओ खाओ खाओ, नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा इंट्रावीनस, क्योंकि वो इमरजेंसी में पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, आपको देना पड़ेगा उसको आईवी रूट ही, क्लियर, या आईएफ, यस और नो, ठीक।
रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कितना आप एब्जॉर्प्शन चाहते हो, मतलब अगर आप हर आईवी की बात करेंगे तो 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है उसकी। बायोअवेलेबिलिटी मतलब कितना ड्रग आपकी ब्लड वेसल्स में है। लेकिन अगर आप ओरल दोगे तो हो सकता है ड्रग पूरी एब्जॉर्ब ही ना हो। यस और नो? हो सकता है ना ऐसा? भाई ड्रग हमने दिया, पैरासिटामोल 500 mg दी, पैरासिटामोल मैंने 500 mg दी और वो पैरासिटामोल 400 mg तो बर्बाद हो गई इन पहुंचते पहुंचते ही, 100 mg एब्जॉर्ब हो पाई। हो सकता है ऐसा? तो ये सब है अंतर। कंडीशन ऑफ पेशेंट कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, आई टोल्ड यू कि अगर कॉन्शियस पेशेंट है तब तो वो टैबलेट खा लेगा, ओरल खा लेगा, अनकॉन्शियस है तो दे ही नहीं पाओगे, है ना? ठीक है। फिर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल रूट में ये सब होगा, टॉपिकल, डीपर, आर्टीरियल सप्लाई, ये टॉपिकल ऑर्टिकल में हो गए, ठीक है। ये इंट्राथीकल रूट है और सिस्टमिक इफेक्ट एट ड्रग, ओरल हो गया, सबलिंगुअल, नाइट्रोग्लिसरिन, ये एड्रल नहीं पैरेंटल में आएगा सब नाइट्रोग्लिसरिन, रेक्टल पैरेंटल पैरेंडियाइड। अच्छा ये रेक्टल वाला जो हम बता रहे थे आपको, रेक्टल वाला आपने, ये तो बहुत यूज होता है कॉमनली है, पता है ये ड्रग है पैरासिटामोल अगेन, जो कि इंट्रारेक्टल भी दी जाती है। पैरासिटामोल की सपोजिटरी आती है इतनी बड़ी बड़ी, उसमें क्या करते हैं ना, जैसे जो बच्चे बहुत नाटक करते हैं, नहीं दवाई नहीं पीनी, दवाई नहीं पीनी है, ये मेरे साथ हो चुका है ऐसा। तो जब वो नहीं पीनी है, कुछ नहीं, 1 साल 2 साल जैसे 2-3 साल का बच्चे नहीं करते कि नहीं हम दवाई नहीं पिएंगे, कड़वी है ये वो है। पैरासिटामोल सपोजिटरी आती है, सपोजिटरी लगा दो, चली जाएगी आराम से और फीवर आधे घंटे में सबसाइड भी हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका है फीवर को कम करने के लिए बच्चों में, क्योंकि बच्चों में फीवर होगा तो सीजर्स भी हो जाते हैं। बच्चों में फेब्राइल कन्वर्जन कम होता है, सीजर की फीवर की वजह से सीजर्स भी हो जाते हैं, ठीक है। रूट ऑर्गेनिज्म सिस्टम इफेक्ट, सबक्यूटेनियस, इंसुलिन तो कोई किसी घर में लगती है इंसुलिन, कोई लगाता है इंसुलिन, फादर मदर कहीं किसी को नहीं लगती, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी बड़ी क्लास में किसी फैमिली में लगता ही नहीं है इंसुलिन, किसी फैमिली में इंसुलिन नहीं लगती शुगर के लिए, बस दवाई लगती है। पहली बार ऐसा हो रहा है, इतनी बड़ी जनता में इंसुलिन नहीं लगती, नहीं लग रिलेट, हाँ रिलेटिव्स में देखा तो होगा इंसुलिन आती है, ठीक है। तो वो सबक्यूटेनियस दी जाती है, मतलब वो, अच्छा ये बताओ वो अपने आप लगा लेते हैं कि किसी डॉक्टर को बुलाते हैं या नर्स को बुलाते हैं? सिंपल सी होती है, सबक्यूटेनियस लगा लिया, ठीक है। इंट्रामस्कुलर आईएम अपने आप लगा लेते हैं, बुलाना पड़ता है ना, डीप जाता है ना, सबक्यूटेनियस तो ऊपर ही ऊपर होता है। इंट्रावेनस भी किसी को बुलाना पड़ेगा, इंट्राडर्मल बीसीजी वैक्सीन भी किसी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि डर्मल वो मतलब उसको होल्ड करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं होल्ड कर पाएगा, ठीक है। इंट्रापेरिटोनियल, वो पेरिटोनियल डायलिसिस वाला डायलिसिस। जो लिमिटेशंस ऑफ ओरल रूट क्या होगा, एक्शन धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, फास्ट एक्शन तो आएगा नहीं, नॉट फॉर इमरजेंसी, मे कॉज नाउजिया एंड वॉमिटिंग, कैन नॉट, ये सब हो सकता है क्वेश्चन बन के आ जाए, क्वेश्चन बन के आते भी हैं, हम लोग को तो आते हैं, तुम लोग का देखना पड़ेगा, आते तो है क्वेश्चन। कैन नॉट बी गिवन टू अनकोऑपरेटिव पेशेंट, सर्टेन ड्रग्स आर नॉट अब्सॉर्ब, अदर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम बोल रहा था, 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल दिया मैंने, उसमें से 100 ही अब्सॉर्ब हुई है, वाई 400 कहाँ गई? जो ये पेट में जो एंजाइम्स है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया उस मॉलिक्यूल को, ठीक है। सबलिंगुअल का देखो कौन कौन सी ड्रग सबलिंगुअल यूज होती है, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट भी होती है, मोनोनाइट्रेट भी होती है, टेट्रानाइट्रेट भी होती है, पेंटानाइट्रेट, 5वां नाइट्रेट भी होता है, और बुप्रीनॉर्फिन एक ओपियोइड है। तो ये सब रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड व्हेन रिकरेंट वॉमिटिंग और अनकॉन्शियसनेस, मतलब नहीं अगर सपोर्ट कर रहा है नहीं तो रेक्टल दे सकते हैं, बिसापोरल, ग्लिसरीन, इंडोमिथासिन, इनकन्वीनियंट एंड एम्ब्रेसिंग। तो बात सही है, नॉट वेरी कन्वीनियंट, ठीक है, इनकन्वीनियंट। रेक्टल इन्फ्लेमेशन क्या नकर हो सकता है, इन्फ्लेम्ड हो जाए वो एरिया, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस तो होती नहीं, ऐसी ड्रग होती है, सपोजिटरी इस तरह की होती है, उसी वैसा ही शेप होता है कि आराम से इट कैन पेनिट्रेट इनसाइड, ऐसा ही शेप ही होता है, ठीक है।
पैरेंटल इंजेक्शन IM IV सबक्यूटेनियस। अब IM और IV इस सबके साइंस और दूसरा चीज ना कि आपको प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि स्टेप्स पता होना चाहिए, हाउ टू गिव IM इंजेक्शन, हाउ टू गिव, ये आपको बाद में बताया जाएगा, बट लेकिन स्टेप्स पता होना चाहिए। ये IM इंजेक्शन के देखिए डिग्रीज पता होनी चाहिए, IM कितनी डिग्री पे लगाया जाता है, सब डिग्री पता होनी चाहिए, IM IV सब कुछ इंटरनल सबकी डिग्री पता होनी चाहिए। IV का एडवांटेज इमरजेंसी यूज, इमीडिएट इफेक्ट, लार्ज वॉल्यूम इरिटेटिंग ड्रग, है ना। ओरल अगर देना तो ये थोड़ी ना कि एकदम टीके की तरह दवा लगा के खिला दोगे, नहीं कर पाओगे ना। अगर आपको लार्ज वॉल्यूम ड्रग देनी है और तो IV इज द मोस्ट प्रेफर्ड, ठीक है। बोलस और वेरी स्लो, जो बता रहे थे ना कि कोई ड्रग होती है कि बोलस एक साथ दी जाती है, कोई ड्रग होती है स्लो दी जाती है। कंप्लीट बायोअवेलेबिलिटी होती है IV की, ये सब उसमें भी आएगा अभी जो फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ाएंगे वो, ठीक है। ये वेन्स है, तो अच्छा ये भी हमारा इंट्रा आर्टेरियल डायरेक्टली इनटू द आर्टरी, ये ट्रांसडर्मल ऐसे पैच होते हैं, ऐसे पैच होते हैं। और ट्रांसडर्मल में जैसे ये पैच है और यहाँ पे देखिए ड्रग रिजर्वॉयर बना हुआ, ये आपको दिख रहा है, दिस इज ड्रग रिजर्वॉयर, इसके अंदर ड्रग होती है, ये ड्रग रिजर्वॉयर जो है ना इसके अंदर ड्रग होती है, ये ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है। मतलब एक पैच तुमने लगा दिया और वो पैच कोई पैच 3-3 4-4 दिन चलता है, कोई पैच एक हफ्ता चलता है, कोई पैच महीना भर भी चलता है, अलग अलग ड्रग की अलग अलग। तो मतलब एक बार पैच लगाया 1 महीने तक काम हो गया फिर, है। ऐसे पेन किलर के भी पैच आते हैं, देखो क्या लिखा है, पैच डिलीवर्स द ड्रग एट कांस्टेंट रेट। इसका मतलब पैच अगर हर घंटे में मान लो 10 मिलीग्राम डिलीवर कर रहा है, एवरी आवर्स सिर्फ 10 मिलीग्राम पैच ड्रग रिलीज कर रहा है, सपोज है, सपोज। तो अच्छा, तो फिर जब पैच कॉन्स्टेंटली सिर्फ इतना ही डिलीवर कर रहा है तो उसका एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। एडवर्स इफेक्ट कम करता है। एक है IV ड्रग आपने दे दी पूरी, हाँ वो चली गई, उसका एडवर्स इफेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। या ओरल ड्रग है, आपने ओरल ड्रग एक बार दे दी तो वो तो चली गई अंदर ना, समझ आया। पैच का क्या है, ड्रग रिलीज कर रहा है, जब काम हो गया पैच को हटा के फेंक दीजिए, ठीक। तो पैच डिलीवर करता है ड्रग एट कांस्टेंट रेट, एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय स्किन बाय डिफ्यूजन, सिंगल पैच फॉर कंटीन्यूअस एब्जॉर्प्शन फॉर 7 डेज 10 डेज, महीने भर। ऐसे कहाँ पैच लगाते हैं? चेस्ट में लगता है, हमने आपको मेस्टॉइड वाला बताया था, मेस्टॉइड एरिया, अपर आर्म, लोअर बैक, पिन्ना। ये देखिए ये ऐसे यहाँ पैच को ऐसे लगा दिया। अब डिफरेंट ड्रग्स है पैच के में अवेलेबल, GTN है, आइसोप्रोपाइल डाइनाइट्रेट, स्कोपोलामीन जो पैच में बता रहा था, स्कोपोलामीन और GTN याद रखिएगा, क्लोरिडीन, वेरापेमिल, ईस्ट्रोजन, निकोटीन, फेंटानिल, टेस्टोस्टेरोन, ये सब अलग अलग पैच आते हैं। कभी मेडिकल स्टोर पे जाइए तो पैच मांगिएगा कोई चीज का तो देगा, वो पैच दिखाएगा। पोस्टिंग होती है आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग। तो बेस्ट वे टू लर्न फार्माकोलॉजी, गो टू द वार्ड एंड सी द ड्रग्स कि कौन कौन सी दवा है उसके बेड साइड पे दवा पड़ी होती है ना, जाके अब उस दवा को उठा लेना और पीछे का पत्ता देखना, जो बताया क्या क्या देखोगे, IP लिखा है कि CP लिखा है, ये देख लेना। ब्रांड नेम देख लेना, जेनरिक नेम देख लेना, केमिकल नेम हो सकता है हो, मुश्किल है केमिकल नेम हो तो वो पढ़ लेना, ब्रांड और जेनरिक नेम, अब जो बता रहे हो जाके कर लेना। और हर पत्ते के साथ ऐसा करोगे ना तो एक दिन तुमको ये समझ में आ जाएगा। तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर ये दवा है, मान लो सपोज उसको चल रही होगी थायरॉक्सिन, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि थायरॉक्सिन चल रही है तो कितने mg की चल रही है। mg होता है कि माइक्रो होता है, माइक्रोग्राम में दिया जाता है थायरॉक्सिन को, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर तुम देखते रहोगे तो तुम्हें पता रहेगा वो ड्रग किस क्लास, मान लो थायरॉक्सिन तो चलो उसमें है, थायराइड हार्मोन में है, और भी ड्रग मान लो, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ एजिथ्रोमाइसिन, किसी को एजिथ्रोमाइसिन चल रही होगी तो ये एजिथ्रोमाइसिन किस क्लासिफिकेशन में है, ये जरूर पता होना चाहिए कि ये ड्रग जो है किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है।
ठीक है, जैसे अभी नहीं पढ़ाया गया है, गूगल कर लेना, गूगल बता देगा कि एजिथ्रोमाइसिन किस ग्रुप की ड्रग है, और थोड़ा बहुत उसके बारे में एटलीस्ट किस ग्रुप की है ये तो जरूर पता रखना, ठीक। और फिर पेशेंट की डायग्नोसिस देख लेना कि इस पेशेंट को दिया गया है, एक डायरी छोटी लेके जाया करो, छोटी डायरी बना लो हम लोग तो डायरी बनाते थे, उसमें से दवा लिखते थे और उसको लिखते थे कि इस पेशेंट को दी गई है, पेशेंट को ये था। क्या करो, क्या होगा ना, कोरिलेट करोगे तो फिर तुम्हें याद हो जाएगी, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जाके दवा जरूर देखना, ड्रग्स जरूर देखना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सही है ना, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी बार बार नहीं देना पड़ रहा है, कंप्लायंस अच्छा होगा, स्टेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, डिक्रीज एडवर्स इफेक्ट कम होगा, इंप्रूव पेशेंट कंप्लायंस, पैच कैन बी रिमूव्ड इफ एडीआर अगर एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अगर ड्रग से कोई रिएक्शन हो रहा है तो पैच को हटाओ। इनहेलेशनल अब ये सब है, नेबुलाइजर, एमडीआई, डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली टू द एयरवेज। तो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर है तो इनहेलेशनल इज द बेस्ट अप्रोच, है ना, अस्थमा है, सीओपीडी है, कंपैक्ट एंड पोर्टेबल, रिलेटिवली एक्सेसिबल, मोस्ट यूज्ड। नर्सिंग इंप्लीकेशन, फिजिशियन ऑर्डर शुड बी रेड केयरफुली रिगार्डिंग पेशेंट टेल, ड्रग, रूट एंड फ्रीक्वेंसी। ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको देना है ड्रग को। तो अगर आपको भी पता होगा कि ये ड्रग को आईवी नहीं देना होता है तो एटलीस्ट यू कैन गाइड मत कर, कम से कम पेशेंट के वेलबींग के लिए तो अच्छा रहेगा। मान लो डॉक्टर के साथ हो गई कुछ गलती, डॉक्टर से गलती हो गई तो कम से कम तुम लोग भी तो हो साथ में, यस और नो? यस सर। इसीलिए पढ़ा जा रहा है कि डोज, रूट कौन सा, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। कोई ड्रग एक टाइम सिंगल टाइम से दे देते हैं, कोई ड्रग 2 टाइम्स 3 टाइम्स से दे देते हैं, ऐसे, ठीक है। नर्स शुड स्टे विद द पेशेंट until he or she has taken medicine. Why so? पैरासिटामोल से जनरली एलर्जी नहीं होती है, लेकिन पैरासिटामोल से कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को हो भी जाती है एलर्जी। तो अगर वार्ड में है पेशेंट, स्टे विद द पेशेंट ताकि वो मेडिसिन शुड बी गिवन बिफोर और आफ्टर द मील एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। अगर ऑर्डर है विदाउट इट शुड बी गिवन एम्प्टी स्टमक तो गिव द एम्प्टी स्टमक, लाइक थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन, एम्प्टी स्टमक दी जाती है तो गिव एम्प्टी स्टमक, ठीक है। पेप्टिक अल्सर की दवा, एंटासिड, एम्प्टी स्टमक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।